राम गाइस। तो हम अपनी 11th के प्लानर की वीडियो के साथ हैं आपके बिल्कुल। एंड सॉरी फॉर द डिले, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और कुछ मेरे कॉलेजेस में एडमिशन वगैरह भी चल रहे थे, बाकी सब कुछ भी था। तो उस वजह थोड़े से एडमिशन डिले, मतलब एडमिशन के प्रोसेस में वीडियो में थोड़ा सा डिले आ गया था। सो अभी हम बात करते हैं सारे प्लानर की, कैसे क्या करना चाहिए। तो गेट रेडी एंड वेरी सॉरी फॉर द डिले। बाकी आगे से आपको कोई डिले नहीं मिलेगा। अगर आगे से ऐसा कोई डिले आएगा कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, तो डोंट वरी, मैं एक प्लानर पोस्ट कर दिया करूँगा किसी शॉर्ट्स के थ्रू या अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू, जैसे भी होगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कुछ मैंने ये भी कहा था आपको, सितंबर में आपको थोड़ा सा टाइम ऊपर भी लग सकता है कि वर्क पावर एनर्जी करने में। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो दोनों चीज़ें थी। तो आई होप कि अब आपका जो एक्स्ट्रा टाइम आपको थोड़ा सा मिला, आपने अपना वर्क पावर एनर्जी पूरा कर लिया होगा। तो चलिए बात करते हैं अभी आपकी सिलेबस में आप कहाँ होंगे। तो फिज़िक्स में वर्क पावर एनर्जी, केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स, जूलॉजी में एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, बॉटनी में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी जो ऐसा पेस चल रहा था हमारा और जैसा एक होना चाहिए आइडियल पेस, उस हिसाब से हमें मान के चलते हैं कि हमारे ये चैप्टर अब तक ख़त्म हो चुके होंगे। और चलिए बात कर लेते हैं हमें क्या क्या करना है इस मंथ में। तो सबसे पहला आता है कि फ़िज़िक्स में आपको सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन की एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज करने। एनसीईआरटी मैंने तो सही बताता हुआ था कि इस चैप्टर की कभी पढ़ी नहीं। इसमें अगर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसके नोट्स पढ़ रहे हैं, अगर आपको बेसिक आइडियोलॉजी क्लियर है चैप्टर में कि कौन सी टर्म का क्या मतलब, जैसे इनर्शिया का क्या मतलब है, वो कहाँ से लिया जाता है, कैसे, अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो शायद मेरे को जहाँ तक लगता है कि एनसीईआरटी इतनी वेल टू डू नहीं रहेगी आपके लिए। क्योंकि अगर एक बार आप इसके पीवाईक्यूज कर लेंगे तो कुछ ज़्यादा बचता नहीं इस चैप्टर में। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे रिसेंट ईयर्स में, जब पेपर मैंने दिया उसमें थे, इस चैप्टर से थ्योरी या इतना कुछ फैक्चुअल नहीं पूछता। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आपको पीवाईक्यूज में मिलते हैं उससे रिलेटेड ही मिलते हैं। तो हाँ, पीवाईक्यूज अच्छे से हो गए तो चैप्टर कहीं ना कहीं डन समझिए। बाकी अगर आपके पास टाइम में आपकी क्वेश्चन करने में स्पीड बन जाती है तो आप एनसीईआरटी पढ़ दीजिए। कोई नुकसान नहीं होता कि आप एनसीईआरटी को टाइम दे रहे हैं तो आप सोचिए कि आपका टाइम वेस्ट होगा या ऐसा कुछ है। टाइम वेस्ट नहीं होगा, बट ये है कि कुछ चैप्टर्स होते हैं कि जिनकी नहीं भी पढ़ी जाए, अच्छे से समझ लिया जाए किसी टीचर के थ्रू जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, तो वो चैप्टर वेल टू डू रहते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं करते। बाकी अगर आप टाइम एडजस्ट कर पाए तो 2-3 पेज दिन के पढ़ लोगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, पढ़ लो बस। कस करते रहो, मेहनत करनी है, नीट निकालना, सिलेक्शन निकालना है, बिल्कुल डरना नहीं है बिल्कुल भी। हम साथ हैं आपके, सिलेक्शन होएगा, सबका होएगा, मतलब जो फॉलो कर रहे हैं हमें उनका हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री में क्या करना है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम की एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी पीवाईक्यूज कर लीजिएगा। बाकी इसमें ट्रूथ है कि मैंने आज तक ना इक्विलिब्रियम की कभी एनसीईआरटी पढ़ी है, ना कभी इसके पूरे नोट्स पढ़े थे अपने टाइम में। मेरे पास एक फार्मूला पेज था शॉर्ट नोट्स का, वो भी मेरे फ्रेंड ने बना रखा था, मैं उसी से पढ़ता था और उसी से मैं जो भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए थे मेरे हो गए थे। तो अगर आपको वो शॉर्ट नोट्स चाहिए, वो प्रॉपर फार्मूला, उसमें कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं था जो पीवाईक्यूज मिस कर जाए जिससे आने का चांस हो आगे क्वेश्चन। मैंने तो उसी से पढ़े थे, मैंने आज तक कभी इसके प्रॉपर नोट्स या एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। पीवाईक्यूज कर लीजिए और आपको फार्मूला अच्छे से याद है, कंसेप्ट याद है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो फिर इस चैप्टर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ईजी टू डू। बाकी शुरू में चैप्टर बहुत टफ लगता है, मतलब पहली बार में शायद ना होए, पहली बार में शायद पहला क्वेश्चन ही अटक जाए, फार्मूला पढ़ो, क्वेश्चन करने जाओ, फार्मूला भी भूल सकते हो उसी मोमेंट पे बिल्कुल। तो डरना मत या ऐसे हाइपर मत होना कि नहीं हो रहा, आता नहीं, टाइम लगता है। मेरे को भी पूरा 12th में जाके आया था, जब फुल सिलेबस देने लग गया था तब मैंने इस चैप्टर को टाइम देना शुरू करा था। और इतना कुछ होता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे बस, फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, टेंशन किसी चैप्टर की भी नहीं लेनी। तो एक कुछ चैप्टर्स किसी के लिए कुछ कुछ तो बेसिक होते हैं जो सबके लिए अड़ते हैं, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इनर्शिया वगैरह कंसेप्ट लगभग हर बच्चे को अड़ जाता है। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का ही बहुत, इक्विलिब्रियम तो लगभग बेसिक है जो सबको अड़ता है। किसी को केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा टफ लगता है, नहीं हो पाता उसमें। किसी के लिए हाइब्रिडाइजेशन समझना मुश्किल हो जाता है, किसी के लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन पूरे 2 साल टफ रहा, उसने जब फुल सिलेबस देने शुरू करे उसने तब समझा और तब कर लिया, तो ठीक था, उसका सिलेक्शन हो गया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आई सिलेक्शन में।
तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, बस ये है छोड़ना नहीं है उस चैप्टर को, क्या डर के मारे पेपर तक छोड़ दे कि आखिरी महीने में पढ़ लूँगा, वैसा नहीं करना है। अब चाहे बाकी चैप्टर्स एक बार पक्के कर लो, जैसे ही बाकी सारे एक बार पक्के हो जाए उसको टाइम देना शुरू कर देना, कम से कम एग्ज़ाम से 5-6 महीने पहले। ये ना हो कि आपने आखिरी 1, 2 या 3 महीने के लिए छोड़ रखे, कि तब बहुत प्रेशर होता है। आप सोचेंगे ये भी रिवाइज करना है, वो भी करना है, तब नहीं हो पाएगा। मिनिमम 6 मंथ्स या मैक्सिमम भी 6 मंथ्स की, उससे ज़्यादा जल्दी भी टाइम नहीं देना। बाकी पहले हो जाता है आपका सारा सिलेबस पक्का तो टाइम दे दो। वेल टू डू है, जितना जो सा चैप्टर जितना ज़्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। जूलॉजी में हमें इस मंथ में लोकोमोशन एंड मूवमेंट करना है। इसमें एनसीईआरटी तो पढ़नी है, बायो के लिए बेसिक है। पीवाईक्यूज़ कर लेना, पीवाईक्यूज़ इससे आते हैं ज़्यादातर। जो रिसेंट ईयर्स में ट्रेंड चल रहा है वो मैचिंग का आता है कि कौन सी डिसीज़ कैसे होती है, कौन सी डिसीज़ में क्या है, बोन्स के नंबर हो गए, और कौन सा जॉइंट कौन सी बोन में है, मतलब जो भी जॉइंट का टाइप हो कौन सी बोन्स के बीच में। ये 3 तो मेजर क्वेश्चन होते हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, उससे बाहर बहुत कम आते हैं इन 3 के अलावा। बाकी अगर आप पढ़ो या तो पूरा चैप्टर करो, बाकी एक बेसिक क्राइटेरिया होता है जो आपको ऑन टिप्स होना चाहिए, जो पेपर में टाइम बचाएगा, वो यही 3 है। और बाकी हम थोड़ा सा वो मिस करेंगे और एक्स्ट्रा क्या करना, तो एक बार वो चलो लास्ट में बात कर लें। बॉटनी में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज, ये चैप्टर मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ये आपको थोड़ा सा भी टफ लगेगा। इससे क्वेश्चन भी थोड़े बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन्स आएंगी, कि मतलब ऐसे की ऐसी लाइन देगी वो कह देंगे ट्रू और फॉल्स। ये चैप्टर थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रैमिंग, आपको इसकी लाइन्स को थोड़ा सा टाइम, मतलब बाय टाइम आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए, समझ आ गया, लाइन थोड़ी प्रैक्टिस लगती है आपको इसमें ना। जो एग्जामिनर कहना चाह रहा है उसकी इंग्लिश की हिंदी करनी आनी चाहिए अच्छे से, जिस हिसाब से कंसेप्ट समझे। कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी थोड़ी अलग बनती है, हम अलग समझ लेते हैं, पर एग्जामिनर कुछ और कन्वे करता है, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क रहता है। बाकी प्रैक्टिस की बात है, बाय टाइम ये अच्छे से हो जाते हैं तैयार, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस मंथ में हमें और क्या क्या करना है, ताकि हमारा पिछला भी छूटे ना, आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, सबको लेके चलेंगे ताकि लास्ट में एकदम बम नहीं फटना चाहिए सर पे। तो फिज़िक्स में एक तो हमें कंसेप्ट्स कह लो या फॉर्मूला कह लो, ऐसे ही थोड़ा सा फिज़िक्स इस बार थोड़ी वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, तो अगर आप आराम से करें, थोड़ा आप अक्टूबर में भी जाने देंगे तो कोई इतनी वरी नहीं रहेगी आपके लिए। आगे वाले चैप्टर, मतलब आगे 2-3 चैप्टर इतने बड़े नहीं आएंगे आपके। सॉलिड और थर्मल बात, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड और थर्मल प्रॉपर्टीज़, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा चैप्टर होता है। फ्लूइड थोड़ा सा ठीक चैप्टर होते हैं, और उसके बाद जो बचे चैप्टर ठीक है, आगे हो जाएगा आपका चैन, मतलब एक स्लो पेस के आप हर चैप्टर को अच्छा खासा टाइम दे तो भी आप जैन तक आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई वरीज नहीं है। बाकी आप ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कीजिए, थोड़ा सा जितना टाइम मिले, पिछले चैप्टर के कंसेप्ट्स पढ़ लीजिए, ये करते चलिए। और केमिस्ट्री में एक बार थर्मोडाइनमिक्स का फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा। इसे साइन ज़रूर पढ़िएगा, साइन बहुत आते हैं। जूलॉजी में अपना हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के वीकेस्ट टॉपिक, ये बहुत मतलब एक वो रहेगा आपके लिए, ये रामबाण रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे क्वेश्चन, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे लाती है। और इसमें नहीं होता हमारे पूरा चैप्टर तो तैयार होता है, बट एक टॉपिक 2 टॉपिक किसी चैप्टर में से, चाहे पूरे 4-5 चैप्टर जो भी कंस्टिट्यूट करते हैं उनसे 2-3 टॉपिक भी रहते हैं, और वो भगवान ना करे पर किसी पेपर में उन्हीं से आ जाए 5-6 क्वेश्चन, वो एकदम स्कोर बहुत नीचे खींच लाते हैं। तो इसमें आप जूलॉजी में एक काम ज़रूर कीजिए, अपने वीकेस्ट टॉपिक पढ़िए। और बॉटनी में जो बिल्कुल जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कह सकते हैं, जिससे आपका पक्का हो जाएगा, मार्क्स कटने के चांस भी नहीं बचते। एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए मॉर्फोलॉजी के और इसके डायग्राम देख लीजिए, इससे बहुत ही मुश्किल चांस होता है डेफिनेशन वगैरह पे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आते हैं, तो बहुत वेल टू डू रहेगा। बाकी आप करते रहिए, शुरू रखिए सब कुछ, और कोई भी डाउट आते तो कमेंट कीजिए, हम साथ के साथ आपका हर डाउट सॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।